बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, इस वक्त कुछ और एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है और डकी भाई केस के हवाले से ज़्यादातर मैं लाइव आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपके साथ वो तमाम चीज़ें शेयर कर रही हूँ जैसे जैसे मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है। इस वक्त एनसीसीआईए के एक सीनियर अफसर है, उन्होंने बहुत ही मैं कहूँगी तहलका खेज इंकशाफात कर दिए हैं। उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें शेयर की हैं, कुछ ऐसी बातें शेयर की हैं जिनको सुनकर आप परेशान हो जाएंगे। आप लोग अगर इस लाइव स्ट्रीम में मेरे साथ शामिल होना चाहते हैं, कोई अपनी बात करना चाहते हैं, आप ज़रूर मेरे साथ मैसेजेस शेयर करें। जहाँ-जहाँ वक़्त मिलेगा मैं आखिर में आपके साथ ये तमाम चीज़ें जो हैं उनके सवालात के जवाबात भी दूँगी। लेकिन इस वक़्त जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसके बाद आप परेशान हो जाएँगे। देखिए, मैंने जब शुरू में इस केस को रिपोर्ट करना शुरू किया था, तो मैंने आपसे कहा था कि जुआ खेलने वाले जो ये ऐप्स हैं और जिनके हवाले से मुझे बहुत बुरा भी लगता था जब भी इस तरह की चीज़ों की तशहीर होती थी, और ख़ास तौर पे यूट्यूबर्स जब अपने प्लेटफ़ॉर्म को किसी भी ऐसे मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं जिससे मेरे कौम, मेरी नस्ल, मेरे बच्चे जो हैं वो ख़राब होते हैं, तो मैंने हमेशा उसके लिए आवाज़ उठाई है। ऐसे में जब डकी भाई को पकड़ा गया, यानी कि सादुर रहमान को, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि बाकी लोग भी पकड़े जाएँगे। अब इस वक़्त उन्होंने ऐसे इंकशाफ़ात कर दिए कि बाकी लोग क्यों नहीं पकड़े गए। और हम जो बार-बार कह रहे थे, एक सिस्टोलॉजी का कवल है और बहुत से लोगों के नाम थे। उन लोगों को बस नाम, जिसे कहते हैं ना, गुफ्तन, नशिस्तन, बर्खास्तन वाला काम हुआ उनके हवाले से। उनके हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुई, एफआईआर कट गई, इश्तिहारी हो गए, तब भी कुछ नहीं हुआ। हमें अब इन्फॉर्मेशन है कि उन्होंने भी कुछ मामलात जो है अंडर द टेबल मुबैना तौर पर सेटल किए हैं, क्योंकि ये चीज़ें मुझे इस वक़्त एनसीसीआईए के अंदर से कुछ बहुत ही ऐसे सोर्सेज़ हैं जिन्होंने, कुछ ने तो नाम ना बताने और कुछ ने नाम बताने की इजाज़त भी दी है। जिन्होंने नाम बताने की इजाज़त दी, उनका नाम अभी आपके सामने रख भी देते हैं। बड़े ही सीनियर एहलकार हैं जिन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं, वो इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाते रहे। वो ये कहते रहे कि ये सब कुछ एनसीसीआईए के अंदर हो रहा है। वो रिटन फॉर्म में एप्लीकेशन भी दे चुके हैं और जिसका कि उनको खमियाज़ा भुगतना पड़ा। उन्हें क्या खमियाज़ा भुगतना पड़ा वो एक लंबी कहानी है, लेकिन उन्होंने क्या कुछ बताया, डकी भाई के साथ क्या कुछ हुआ। अभी आपको मालूम ही है कि डकी की वाइफ़ जो है उरूब, उन्होंने बाकायदा तौर पे एक दरख़्वास्त दी है। देखिए, जहाँ पर ज़्यादती है ना, तो मैं जब से देख रही हूँ कि सिर्फ़ सादुर रहमान को ही इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, बाकी लोग जो हैं उनका कि नामो-निशान ही नहीं है। तो यहाँ पर फिर मेरे कान खड़े हुए और मैंने उसके बाद बार-बार ये कहना शुरू किया कि व्हाई डकी ओनली? बाकी लोगों को भी पकड़े, और जितना कुछ डकी के साथ हो रहा है मुझे लगता है कि ये ज़्यादती है। देखिए, ये जो यूट्यूबर्स, ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में, मैं आपको बताऊँ, ज़र मुबादला की वजह ये बन रहे हैं। आपके डॉलर्स, आपके पाकिस्तान के अंदर डॉलर के ज़खायर बढ़ाने की वजह बन रहे हैं। ये करोड़ों कमा रहे हैं तो कुछ पाकिस्तान को भी दे रहे हैं। स्टेट बैंक की ये पॉलिसी है, अब बैंक्स के अंदर आप, यानी खास तौर पे ये जो इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स हैं, हम लोग जो है, हम डॉलर्स में अमाउंट नहीं रख सकते हैं। हमारा कन्वर्ट होता है रुपीज़ में, तो कितना फ़ायदा होता है। आप इन लोगों को ज़ाया करें, चले गलती हुई, आप सज़ा दीजिए और बात को ख़त्म करें, या तो सबके साथ बराबर करें। बाकी सबको पकड़े, अंडर द टेबल डील्स हो रही है मुबैना तौर पर, और जिसकी वजह से हमने देखा बाकी लोग धड़ल्ले से बना रहे, अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर वीडियोज़ भी अपलोड कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है गलत, वो इस वक़्त साथ के साथ हो रहा है। तो ये बड़ी ज़्यादती है। मैं कहीं भी सादर रहमान को ये कह के जस्टिफाई नहीं कर रही, उसने जो किया गलत किया, बहुत गलत किया, उसकी बेतहाशा गलतियाँ हैं। उसकी वालिदा ने कहा, उसकी बीवी ने कहा, हम मजबूर हुए रिश्वत देने पर। अब वो जो मजबूर हुए, इसकी भी कहानी आपके सामने मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में रखी। मैंने आपको बताया कि किस तरह से सादुर रहमान जो है, उसने जब उसको पकड़ा गया, उसे ये कहा गया कि तुम्हारे, चलो हम थोड़ा-सा, हमें रिलैक्स कर देंगे, तुम्हें फिज़िकल रिमांड में रिलैक्स कर देंगे, तुम्हें जल्दी जुडिशियल करा देंगे। अब वो अलग बात है, मियां अशफाक साहब जो कि वकील हैं अब एनसीसीआई के अफसरान की तरफ से, तो उनका ये कहना है कि भई हमने तो कोई रिलीफ नहीं देखा। फिर ये बात झूठ है उनके मुताबिक, लेकिन अब सबूत और चीज़ें जो हैं वो हाथ लग गई हैं। दरअसल ये जो एनसीएसीआई के डायरेक्टर थे, सरफराज चौधरी साहब, ये सब बहुत ज़्यादा मीडिया पर आ रहे थे और मैं बड़ा, मतलब मुझे अच्छा लगने लगा था कि कोई कहता है मेरे कौम के बच्चे, मेरे कौम के बच्चे, हमारा मुस्तकबिल। तो मैं भी कहती थी हाँ, हमारा मुस्तकबिल, क्योंकि मेरी ये सोच है। मैं मुहब्बे वतन हूँ, मैं अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करती हूँ, और मैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे बचपन से ही मेरी एक ख्वाहिश थी, अल्लाह करे कभी वो पूरी हो। चले, मैं अब उसको नहीं कहती, लेकिन अब मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि सरफराज चौधरी साहब जो है वो इस वक़्त टॉप लिस्ट पर है इन्वेस्टिगेशन के, और बाकी लोगों के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो है रिश्वत के, अंडर द टेबल पैसे लेने के।
मुबैना तौर पर इन्होंने रिश्वत ली है, ये इल्ज़ाम लगाया गया है अरूप जतोई की तरफ से, उनकी डकी की वालदा की तरफ से। बाकायदा तौर पे इन्हें कहा गया अगर आप आसानी चाहते हैं तो इतने तकरीबन अभी तो 95 लाख और करोड़ की बात हो रही है, सुनने में आ रहा है कि बात इससे कहीं आगे की है। और इन लोगों को ये गायब हो रहे थे, हमने आपके साथ शेयर किया, ये गायब हो रहे हैं, इनके बंदे एनसीसीआई के जितने भी इस तफ्तीश में थे सबके सब गायब हो रहे हैं। उसके बाद जब अदालत ने कहा कि जी 7 दिन के अंदर इन्हें प्रोड्यूस करें, फिर इन्हें प्रोड्यूस किया गया, तो पता लगा कि ये जी कहीं महफूज जगह पर ही थे। और असल में सरफराज साहब से गलती ये हुई कि जहाँ महफ़िलों में बैठते थे ना, वहाँ ये कह देते थे कि ये सब कुछ जो डकी के साथ हो रहा है, ये इदारे करा रहे हैं। ये कुछ इदारों के उन्होंने नाम लिए, मैं यहाँ पर नहीं लूँगी, मैं अपने इदारों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और यहाँ पर उन्होंने जब उनके नाम लिए, ये बात इदारों तक पहुँची, जो मुझे ज़राए बता रहे हैं, हुआ कुछ इस तरह से है कि ये बात जब उन तक पहुँची कि ये साहब बैठकर, एक बड़े सीनियर अफ़सर हैं एनसीसीआई के, और हर जगह बैठकर कह रहे हैं कि इदारों के कहने पर हो रहा है, इदारों के कहने पर हो रहा है, तो रेडार पर आ गए। अपनी शामत इन्होंने खुद ही बुलवाई। उसके बाद इदारों ने बाकायदा इसके ऊपर जब तहकीक शुरू की और उनके पास बाकायदा तौर पर कुछ जगहों से शिकायत पहुंची हैं। मुझ तक तो ये बात भी पहुंची है कि डकी भाई की फैमिली से ही अप्रोच किया भी गया है, बताने के लिए कि हम मज़लूम हैं, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। और उसके बाद ये फाइलें खुली, इन लोगों के करतूत खुले और उसके बाद कुछ बैंक ट्रांज़ैक्शंस और चीज़ें, यहाँ तक कि कुछ बड़े अफ़सरान की बीवियों के अकाउंट में बड़ी-बड़ी हेवी अमाउंट्स आई हैं। जिन बीवियों ने जाकर गालिबन ये भी मुझे कहा जा रहा है कि जिन्होंने दरख़्वास्त दी थी कि मेरे मियाँ गायब हैं, उनके भी अकाउंट्स में ऐसी चीज़ें आई। और जब ये पूरी चीज़ें जो है इनके पास सबूत देखें, एक बड़े अफ़सर हैं, एक बड़े अफ़सर के ऊपर हाथ डालना आसान नहीं होता है। आम बंदे के खिलाफ एफआईआर कट जाती है, इनको अगर अदालत में पेश करना है, इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाने हैं या कोई इल्ज़ामात हैं, तो पहले कुछ इकट्ठा करना होगा। अब जब कुछ इकट्ठा हो गया, तो फिर इन 6-7 लोगों को बाकायदा तौर पर लाया गया। हाँ, मियाँ अशफाक साहब जो केस लेते हैं, उस केस को बड़े अच्छे से मंतकी अंजाम तक पहुँचाते हैं, लेकिन इस वक़्त तो दूसरी तरफ इदारे भी हैं, कुछ और चीज़ें भी हैं, देखिए कहाँ तक जाता है मामला। लेकिन फिर मैं वही कहती हूँ कि ये पाकिस्तान है। अल्लाह करे कि जो सच है वो सामने आए। अब इनके बकौल जो सीनियर अफ़सर हैं, उन्होंने क्या बताया, मैं ज़रा इस तरफ आ जाती हूँ। आप लोग जो है कमेंट्स जो हैं करना चाहें कर सकते हैं और चीज़ें जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इस वक़्त ज़रा सुनिएगा कि उन्होंने कहा क्या है। मैंने थोड़ी देर के लिए कमेंट्स ऑफ किए, अब ज़रा ये सुनिएगा। साबिक डायरेक्टर है एफआईए साइबर क्राइम विंग सज्जाद मुस्तफा बाजवा। ये इतने साबिक नहीं है, इनको जबरदस्ती साबिक किया गया है, ये हमारी इंफॉर्मेशन है और इन्होंने खुद भी बताया है। अब ये साबिक डायरेक्टर एफआईए साइबर क्राइम विंग सज्जाद मुस्तफा साहब कह रहे हैं कि इस इदारे में बहुत बदउनवान अनासिर है। मैंने इनके खिलाफ बाकायदा तौर पर तहरीरी मैंने एक दरखास्त पेश की थी, मैंने नेटवर्क की निशानदेही भी की थी और उसमें उन्होंने ये कहा जा रहा है कि इनमें से कुछ लोग हैं जिनकी निशानदेही की थी, जिनका भी नाम सामने आ रहा है। और उन्होंने कहा कि मैंने उस्मान नामी अफ़सर को डायरेक्टर ऑपरेशन अच्छा सॉरी, वो कहते हैं कि ये जो उस्मान नामी अफ़सर है उसको डायरेक्टर ऑपरेशन का चार्ज दिया गया, जबकि वो ग्रेड के एतबार से असिस्टेंट डायरेक्टर था। एक असिस्टेंट डायरेक्टर को आप ऑपरेशन डायरेक्टर ऑपरेशन बना दें, ये बड़ी बात होती है। आप कितने सारे वो चीज़ें बायपास करके आप एक डायरेक्टर ऑपरेशन बन जाएँ। वो कहते हैं कि वो डीजी के पीएसओ के तौर पे काम कर रहे थे। पूरे नेटवर्क के माली मामलात का वो कंट्रोल करते थे। अब वो ये कहते हैं कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं बताऊँगा तो आप लोग परेशान हो जाएँगे। 10 से 15 अफ़राद पर मुश्तमिल एक ग्रुप था। साइबर क्राइम विंग को उसने अपनी पूरी गिरफ्त में ले रखा था। ये ग्रुप बाकायदा तौर पर माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुका था और मुल्क भर से जो भी पैसा इकट्ठा होता था, उसे वो इकट्ठा करते थे। शिकायत को ये पहले अरेंज करते थे। लोगों से उनकी तमाम तर मालूमात जो हैं उसकी बेसिस पर ये बहुत कुछ जो है माली फ़ायदे ले रहे थे। यानी कि अगर इनके पास शिकायत आती थी, ये पहले नोट करते थे, उसके बाद ये दूसरी पार्टी को ब्लैकमेल करते थे। लड़कियाँ जिनकी तस्वीर के हवाले से कोई कंप्लेंट्स लेकर आती थी, तो इन लड़कियों को फर्दर यहीं पर ब्लैकमेल किया जाता था। वो जो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए आती थी, वो यहाँ पर अपनी इज़्ज़त लुटा देती थी, ये उनका कहना है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि अच्छा, वो ये भी कहते हैं कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ सर्कल्स में ऐसे अफ़सरान के बैंक अकाउंट्स और उनकी बीवियों के अकाउंट्स में करोड़ों रुपए की ट्रांज़ैक्शन सामने आई, लेकिन इसको इग्नोर किया गया। एक अफ़सर की बीवी के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आए, उसके बावजूद उसे ना सिर्फ ये कि बहाल किया गया, बल्कि उसे तरक्की भी दे दी गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि खुफिया इदारों की जानिब से बड़े पैमाने पर फिर ऑपरेशन शुरू किया गया और वो उसकी वजह मैंने आपको बताई है कि सरफराज साहब जो है वो जो मुख्तलिफ जगहों पर बैठकर ये बातें करते थे और फिर कुछ शिकायत भी गई हैं उन इदारों में और उसके बाद बाकायदा तौर पर इनके खिलाफ जो है जब इंक्वायरी शुरू की गई है
तो फिर जनाब वो मुलव्वस पाए गए, इनके नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डाले जा चुके हैं ताकि वो कोई भी मुल्क से बाहर ना जा सके। अभी सिर्फ़ ये 6-7 अफ़राद नहीं हैं, हमारी इत्तलात और उमर चीमा साहब जो हैं उन्होंने भी कहा कि करीब 70 के करीब लोग हैं जो कि इसमें अभी नामज़द हैं, उनके नाम सामने आए हैं, उन पर बाकायदा तौर पर इस वक़्त बाकायदा उनका मटीरियल जो आपके लेके इकट्ठा किया जा रहा है। अब सरफराज चौधरी वो कह रहे हैं, ठीक है? ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो एफआईए के साबिक डायरेक्टर रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि सरफराज चौधरी समेत बाज़ अफ़सरान पर इल्ज़ाम है कि वो खुद को फ़ौजी अफ़सर ज़ाहिर करके मुल्ज़िमान से रकूम वसूल करते रहे। हैरत की बात है वैसे। अच्छा, वो ये कहते हैं मुतासरा शहरियों को धमकाने के लिए जाली ओहदे इस्तेमाल किए गए, ताकि वो किसी कार्रवाई की जुर्रत ना कर सके। यानी कि वो जो है, वो तो हैं। उसके अलावा वो जो नहीं है, वो भी वो बन के उनके कारिंदे वो काम करते रहे कि कोई जाके इन इदारों में शिकायत ना करे। उनको ये डर हो कि भाई इसी इदारे का बंदा तो हमें डरा रहा है, धमका रहा है, तो मैं इस इदारे में क्या जाऊँगा? उसके अलावा ज़रा ये कहते हैं कई ईमानदार अफ़सरान ने इस माफ़िया के दबाव से तंग आकर मुल्क ही छोड़ दिया। अब डकी भाई केस के हवाले से बहुत से सवालात इस वक़्त उठ रहे हैं कि सिर्फ़ उसको ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? और भी लोग हैं, सिर्फ़ वही क्यों? और आखिर में बहुत सारी चीज़ें जो है वो अभी क्लियर होने वाली हैं। मैं आपको बताऊँ कि ये मामला जो है ये बिल्कुल भी सादा नहीं है और सवालात तो हैं और उठ रहे हैं कि बाकी बल्कि मुझे अभी एक इन्फॉर्मेशन जो लेटेस्ट मिली है वो ये है। देखिए, मैंने आपके साथ जो भी इन्फॉर्मेशन पहले भी शेयर की है उसमें आप लोगों को मालूम ही है कि बहुत से लोग जो है जो इसमें शामिल थे, जिन्होंने ये काम किए, उनको सामने नहीं लाया गया। उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अंडर द टेबल डील्स की हैं और अब जिन लोगों ने डील्स की हैं वो भी फँसेंगे। हमारी मालूमात ये कह रही हैं, अब आइए देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इंसाफ का तकाज़ा है कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, वरना आई थिंक कि डकी के हवाले से तो बहुत सारा पैसा इकट्ठा भी कर लिया गया है। पहले तो ये भी कहा गया था कि बड़ी मनी ट्रेल्स यहाँ, मनी ट्रेल्स वहाँ, वो मनी ट्रेल्स जो है अभी तक सामने नहीं आई, तो फिर ये तो ज़्यादती है। मैं इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाऊँगी, मैंने पहले भी आवाज़ उठाई थी। अब तो आप ये नहीं कह सकते डकी तो जेल के पीछे है। मालो ज़र भी नहीं है। लोग तो ये कहना शुरू कर देते हैं ना कि जी बिक गए, बिक गए। लेकिन ऐसी बात नहीं होती। बात ये है कि हक़ के साथ, इंसाफ के साथ खड़े होना है, रिज़्क़ हलाल कमाना है इंशाअल्लाह और अल्लाह पाक ख़ात्मा बिल-ख़ैर करे। वो दिन ना आए कि कभी हराम का लुक़मा हलक से नीचे उतरे इंशाअल्लाह और अज़ीज़। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।